हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा के बारे में, जिसकी आज दूसरी क्लास है। यदि आप लोगों ने पहली क्लास मिस कर दी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा की सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उसके समूहों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा के अनुसार जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थ अर्थात कोई भी जाति या उसके सभी पदार्थों और समूहों का बोध होता है, जैसे कि लड़का, पर्वत, नदी, पशु, घर, फल, फूल, नदी, झील आदि। लड़का या पशु कहने से एक लड़का या एक पशु का बोध नहीं होता, बल्कि संपूर्ण मानव और पशु जाति का बोध होता है। कुछ प्रमुख संज्ञाएं निम्न हैं। पहली है हमारी पशु पक्षियों के नाम, अर्थात पशु पक्षियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, तोता, मोर, कौवा आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी पशु या पक्षी का नाम लेंगे, जैसे हम कहें कि घोड़ा, तो घोड़े की पूरी जाति का बोध हो रहा है, अर्थात बहुत सारे घोड़ों के बारे में बात हो रही है। दूसरा पॉइंट हमारा अन्न, मसाले, मिठाई के नाम, अर्थात किसी भी अन्न मतलब खाने का पदार्थ, मसाले और मिठाई के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, तेजपत्ता, इलायची, रसगुल्ला आदि। अगला पॉइंट है हमारा वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे टेबल, घड़ी, पुस्तक, भवन, पुल आदि। प्राकृतिक आपदाओं के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी आदि। अगला पॉइंट है हमारा सामाजिक संबंधों और कार्यों के नाम, अर्थात हमारे जो रिश्ते होते हैं वो भी, सामाजिक संबंध जो होते हैं और रिश्ते जो होते हैं वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और जो व्यक्ति कार्य करता है मतलब किसी भी चीज़ में वह स्पेशलिस्ट होता है, तो वह भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, जैसे भाई बहन, अफसर, नेता, चोर, कुम्हार, लोहार, चित्रकार, मूर्तिकार, दर्शक आदि। तो जातिवाचक संज्ञा को एक बार फिर से जान लेते हैं। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उसके समूहों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पशु पक्षियों के नाम, अन्य मसाले और मिठाई के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, सामाजिक संबंधों और कार्यों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगली संज्ञा है हमारी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा की सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा
व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, मंडल, गुच्छा, संघ, झुंड, परिवार, खानदान, गिरोह आदि। समूहवाचक संज्ञा में समूह का बोध होता है। अब समूहवाचक संज्ञा से रिलेटेड पॉइंटों की बात करते हैं। यह शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर समूह का बोध कराते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होगा, यहाँ बहुत सारे वस्तुओं और बहुत सारे व्यक्तियों का बोध होगा। दल, संघ, मंडल, सभा, कुंज, गुच्छा, झंडे आदि। अब चौथी संज्ञा है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दही, तेल, पानी, तेजाब, सोना, चांदी, लोहा, पीतल आदि। दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा में वस्तुओं को नापा या तौला जा सकता है, वही आती हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है कि किस संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, तो द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं हो सकता। अब अगली संज्ञा हमारी भाववाचक संज्ञा। आइए जान लेते हैं भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, नम्रता, सुंदरता, प्रेम आदि। कहने का तात्पर्य यह है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण को बताएगा या फिर उसकी दशा को बताएगा। तो भाववाचक संज्ञा कुछ निम्नलिखित हैं। पहली हमारी गुण संबंधी, अर्थात भाववाचक संज्ञा जो गुणों को प्रदर्शित करती है। जैसे सौंदर्य, माधुर्य, अच्छाई, चतुराई आदि। गुण संबंधी भाववाचक संज्ञा जैसे किसी व्यक्ति के सौंदर्य को दर्शाती है, उसकी अच्छाई को दर्शाती है, किसी की चतुराई को दर्शाती है। और दूसरा पॉइंट है हमारा स्वाद संबंधी भाववाचक संज्ञा, जैसे कि खटास, मिठास आदि। किसी भी चीज़ का स्वाद कि वह खट्टा है या मीठा है, यह उसके गुण को दर्शाती है, जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला पॉइंट है हमारा दोष संबंधी, अर्थात किसी व्यक्ति की दोष को या किसी भी चीज़ के दोष को जो संज्ञा दर्शाती है वह भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे बुराई, लड़ाई, ठगाई आदि। अर्थात कोई व्यक्ति बुरा है तो उसकी बुराई को जब हम दर्शाएंगे तो बुराई जो शब्द होगा, उसकी जो बुराई होगी वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अगला है भाव संबंधी, अर्थात किसी भी भाव को दर्शाना भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे मित्रता, शत्रुता, मूर्खता आदि। अगला है विषय संबंधी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेपर में इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यह विषय संबंधी जो संज्ञाएं होती हैं वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जैसे इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र, अंकगणित आदि। दोस्तों, इतिहास आप शब्द देखकर आपके मन में सीधे सीधे यही प्रश्न आएगा कि इतिहास यानी कि एक वस्तु की बात हो रही है और आप व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाकर आएंगे, लेकिन यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इतिहास, भूगोल जो विषय संबंधी होते हैं वो हमारे सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए विशेष तौर पे ध्यान रखना, इस बार पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके। अगला पॉइंट है हमारा माप संबंधी लंबाई, जैसे चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई
आदि। यह भी उसके गुण को प्रदर्शित कर रहा है कि कोई वस्तु बहुत ज़्यादा चौड़ी है या फिर कोई बहुत ज़्यादा ऊंची या गहरी, यह भी भाव के अंतर्गत आएगा। अगर अगला है हमारा अवस्था संबंधी, जैसे बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन आदि। अगला पॉइंट है हमारा गति संबंधी, जैसे सुस्ती, फुर्ती, बढ़ती आदि। अगला पॉइंट है हमारा भावना संबंधी, भावना संबंधी जैसे प्रेम, घृणा, दया, करुणा आदि। अगला पॉइंट है हमारा क्रिया संबंधी, जैसे घबराहट, सजावट, लिखावट आदि। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण, अर्थात भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार होता है। पेपर में ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, अव्यय से, विशेषण से और क्रिया से होता है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि यह भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। उदाहरण की बात करें, जैसे शिव से शिवता, अर्थात जो शिव जी हैं उनसे शिवता। राम से रामत्व, नारद से नारदी और हिटलर से हिटलर शाही, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे कलाकार से कलाकारी, नारी से नारित्व, प्रतिनिधि से प्रतिनिधित्व और पिता से पितृत्व। अगला पॉइंट है हमारा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो अहम से अहंकार, आप से आपा, अपना से अपनापन। चौथा पॉइंट है हमारा अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे धिक से धिक्कार, शाबाश से शाबाशी, बहुत से बहुतायत, खूब से खूबी। पांचवा पॉइंट है हमारा विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे अनभिज्ञ से अनभिज्ञता, अनावश्यक से अनावश्यकता, सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य, संपन्न से संपन्नता। छठा पॉइंट है हमारा क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, उतरना से उतारा, जोड़ना से जोड़, देखना से दिखावा। अब बात करते हैं संज्ञाओं का विशिष्ट प्रयोग, अर्थात कई बार संज्ञाओं का अलग अलग तरीके से प्रयोग हो जाता है। तो अब आइए जानते हैं कि संज्ञा का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, अर्थात व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है कई बार जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाती है। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है, जैसे लंका का विनाश रावण के कारण हुआ था। इस वाक्य में रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अर्थात यहाँ पे जो रावण शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दूसरे उदाहरण की बात करें, जैसे कलयुग में रावणों की कमी नहीं है, अर्थात यहाँ पे जो रावण शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा है, अर्थात यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है। दूसरा, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, कई बार भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में करते हैं। कभी कभी भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है, जैसे इस दुकान में सभी वस्तुओं में मिलावट है। तो यहाँ जो मिलावट शब्द है वह भाववाचक संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन अगले ही उदाहरण
इस खाद्य पदार्थ में 2 प्रकार की मिलावटें हैं, अर्थात यहाँ जो मिलावटें शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है। मिलावटें अर्थात एक से अधिक मिलावटें हैं जो उसकी जाति को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात हमें यह नहीं पता है कि कौन सी मिलावट है, इसलिए यह उसकी जाति को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं, शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा को। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा थी जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उसके समूहों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु के नाम, पक्षियों के नाम, अन्न के नाम, मसाले के नाम, मिठाई के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक आपदाओं के नाम, सामाजिक संबंधों के नाम, किसी भी प्रकार के कार्यों के नाम और सवारियों के नाम भी, जैसे रेलगाड़ी, नाव, हवाई जहाज आदि भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा समूहवाचक संज्ञा, जिसकी परिभाषा ये थी जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि गुच्छा, झुंड, परिवार, गिरोह आदि। अगला था हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा ये थी कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण थे दूध, दही, तेल, घी, पानी, तेजाब, चांदी, सोना आदि। और द्रव्यवाचक संज्ञा का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप खास तौर पे याद रखें कि द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है उसका बहुवचन नहीं होता है। उसके बाद हमने पढ़ी 5वीं संज्ञा जो थी भाववाचक संज्ञा, और जिसकी परिभाषा थी जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक संज्ञा कई प्रकार की थी, जिसमें था पहला हमारा गुण संबंधी, जिसके अंतर्गत था अच्छाई, चतुराई। दूसरी हमारी थी विषय संबंधी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र। और तीसरा था हमारा स्वाद संबंधी, जैसे किसी भी वस्तु का स्वाद, खटास, मिठास आदि। और चौथा पॉइंट था हमारा दोष संबंधी, जैसे बुराई, लड़ाई, वो उसके दोषों को प्रदर्शित कर रहा था वो। फिर था हमारा भाव संबंधी, जैसे कि मित्रता, शत्रुता, मूर्खता। फिर था माप संबंधी, उसके बाद था अवस्था संबंधी। फिर था हमारा गति संबंधी, और उसके बाद था हमारा भावना संबंधी। फिर था हमारा क्रिया संबंधी। फिर पांचों संज्ञाओं को कंप्लीट करने के बाद हमने पढ़ा था कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 6 प्रकार से हो सकता है। पहला था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा से, दूसरा था जातिवाचक संज्ञा से, तीसरा पॉइंट था हमारा सर्वनाम से, चौथा पॉइंट था अव्यय से, पांचवा पॉइंट था विशेषण से, और छठा और आखिरी पॉइंट था क्रिया से। इन 6 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो आप इसे भी याद रखें कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण 6 प्रकार से हो सकता है। उसके बाद हमने अभी पढ़ा कि संज्ञाओं का कई बार प्रयोग अलग अलग रूप में किया जाता है, जो कि पहला था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, दूसरा था हमारा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो आज की वीडियो में यहीं तक बात करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल से स्टडी करते हैं तो मैं ऐसी कामना करता हूं कि पेपर में आप बहुत ही अच्छे नंबर पाएंगे। और
यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में संज्ञा से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, और देखेंगे अपनी तैयारी को कि हमने कितना पढ़ा, कितना सीखा और कितना जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।